ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है। प्रतिभाशाली तथा पावन हृदय वाले व्यक्ति जिन विचारों को संसार में फैलाते हैं उनसे संसार में परिवर्तन आता है। ए एमर्सन ने कहा है। शुल्क संग्राम में संभावनाओं की तलाश। इस समय आप देख रहे हैं कि आजकल टैरिफ की भी खूब बातें हो रही हैं और एक तरफ आप देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव भी बढ़ा हुआ है। एक तरफ रूस यूक्रेन में चल ही रहा है, इजरायल हमास में चल ही रहा है। तो आप देखिए आजकल युद्ध केवल हथियारों से नहीं, व्यापारिक घात प्रत्याघात से भी लड़ा जाता है। मगर कुछ वर्षों में देखते ही देखते युद्ध के तेवर बदल गए हैं। पिछले 3 वर्षों से दुनिया रूस यूक्रेन तथा इजरायल हमास के बीच विध्वंसक युद्ध देख रही है। अब संवाद की गुंजाइश निकालकर शांति कैसे कायम की जाए, यह सोचने की बात है, जबकि यह लड़ाई विस्तृत होकर व्यापार की दुनिया तक पहुंच चली है। और यह चरम पर तब आई जब डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में सत्ता संभाली। और ट्रंप व्यापारी हैं और मस्क का उन्हें सहयोग प्राप्त है। उनका पूरा चिंतन अमेरिकी हितों के लिए है। वह जैसे को तैसा नीति लेकर सामने आए, जैसे को तैसा नीति व्यवहारिक व्यापारिक शुल्कों में पहली बार देखी जा रही है। वसुदेव कुटुंबकम और वैश्वीकरण के आदर्शों की धज्जियां उड़े तो उड़े। दुनिया किसी हिस्से में भी पिछड़ापन, गरीबी, भूख सबकी चिंता का विषय है, मगर अब अमेरिका के लिए नहीं है। देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखिए हमारा प्यारा भारत है, चाइना है, पाकिस्तान है, रूस, यूक्रेन है। यहाँ आप देखें तो इजराइल ये आपको देखने को मिलेगा, ये भूमध्य सागर है, ये लाल सागर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ आप लोगों को अमेरिका देखने को मिल जाएगा। ये यूनाइटेड स्टेट्स की बात हो रही है, वॉशिंगटन डीसी यूएसए की राजधानी देखने को मिल जाएगी। और आप देखिए अमेरिका ने घोषणा की कि हमने इस व्यापार में पिछड़े देशों का कल्याण करते हुए उनकी सेहत और भूख की चिंता करते हुए बहुत कुछ खोया है। अब हम व्यापार बराबरी के धरातल पर करेंगे। एक हाथ दें और दूसरे हाथ लें की नीति का पालन करेंगे। तब ऐसे में विश्व चिंतन पर स्वचिंतन हावी होना ही था। डोनाल्ड ट्रंप ने शुल्क नीति की घोषणा की और दुनिया में 60 देशों को अपने दायरे में ले लिया। उनका कहना था कि ऐसे व्यापार में कोई उचित नहीं है जहां दूसरा देश अपनी गरीबी और पिछड़ेपन का नाम पर आपसे अधिक राजस्व प्राप्त कर ले और अपनी बारी आने पर अधिक से अधिक रियायतें और छूट की बात करे। अमेरिका को दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अपने डॉलर की राख भी बचानी है। इसलिए अमेरिका ने एशिया या फिर तीसरी दुनिया के देशों को चेतावनी दे दी, अगर डॉलर की जगह कोई और वैकल्पिक मुद्रा व्यापार का माध्यम बनेगी तो उन देशों पर 100% अतिरिक्त कर लगाकर उसके विदेशी व्यापार को लड़खड़ाहट दे दी जाएगी। और आपने देखा होगा ब्रिक्स जो संगठन है ना, उन देशों ने मिलकर भी सोचा था कि एक करेंसी निकाली जाए। उस पर भी आप देखते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति का बयान आया था। ब्रिक्स की बात करें तो 16 जून 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें आप देखते हैं मेंबर की अगर हम लोग बात करें तो आप देखेंगे इसमें आपका ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, यूनाइटेड अरब अमीरात देखने को मिलेगा। निसंदेह अमेरिका दुनिया में विश्व व्यापार की धुरी है। जिस चीन के साथ उसकी नाराजगी है, उसके साथ कुल व्यापार का कम से कम 15% होता है और उसको सबसे पहली गाज चीन पर गिरी है। कोई नहीं बचा, ना कनाडा, ना यूरोपीय संघ के देश, ना ही भारत, जिसे ट्रंप ने अपना पुराना मित्र कहा था। हमारी आयात आधारित व्यवस्था ऐसे शुल्क युद्ध में किस प्रकार लड़खड़ा जाएगी, इसका नजारा पिछले दिनों देखा गया जब शेयर बाजार में उठापटक होने लगी। हालांकि अमेरिका ने अपनी शुल्क नीति को 90 दिनों के लिए टाल दिया तो शेयर बाजार में भी जान आने लगी। मैंने आप लोगों से उस समय भी कहा था जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने थे कि भैया आने वाले सालों में उठापटक चलती रहेगी, बातें होती रहेंगी, इनकी इस तरह के फैसले लेते रहेंगे जिनकी हर दिन चर्चा होगी। और वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, भारत के राष्ट्रपति नहीं है, समझ रहे? तो अमेरिका के हित जहां आएंगे वो भारत की भी अनदेखी कर देंगे वहां, ये भी याद रखिएगा। अभी आप देखिए पहलगांव आतंकी हमला पर उन्होंने उसकी आलोचना तो की, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा भारत भी हमारा मित्र है अच्छा और पाकिस्तान भी हमारा अच्छा मित्र है। मगर बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। अमेरिका ने अपने शुल्क दरों को 90 दिनों के लिए स्थगित कर दिया, इसे समाप्त नहीं किया है। और उसका नया बयान तो यह है कि दवा और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भी शुल्क वृद्धि की जाएगी। अमेरिका चरणबद्ध तरीके से शुल्क बढ़ा रहा है, कोई भी क्षेत्र नहीं बचेगा। कुछ देश जिन्होंने इस संग्राम में अपने शुल्क में वृद्धि कर मुकाबला करने का प्रयास किया, अमेरिका ने उसके प्रति साहेदय नहीं, लेकिन भारत ने शुरू से ही अपनी प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, बल्कि व्यापारिक संवाद और समझौते के बाद किसी द्विपक्षीय निर्णय पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है। अब भारत में अर्थनीति के जानकार कह रहे हैं कि चूंकि यहाँ घरेलू बाजार की
घरेलू बाजार की प्रधानता और घरेलू निवेशक भी बढ़ चढ़कर भूमिका निभाते हैं, इसलिए अमेरिका के इस शुल्क बोझ से भारत बच निकलेगा। यह भी कहा जा रहा है कि भारत ने अमेरिका से सबसे पहले व्यापार वार्ता शुरू कर दी थी, इसलिए हो सकता है कि द्विपक्षीय व्यापार समझौता हो जाए। अगर समझौता हो जाता है तो भारत आयात और निर्यात पर शुल्क संग्राम से निकल जाएगा। तो इस प्रकार भारत द्विपक्षीय व्यापार करते हुए तनाव मुक्त हो पाएगा? शायद नहीं। देखिए, आयात का मतलब होता है कुछ खरीद रहे हैं, निर्यात का मतलब होता है आप कुछ बेच रहे हैं। हर देश की उत्पादकता, वैज्ञानिक प्रगति और लागत स्थिति अलग अलग होती है। अमेरिका भारत से शोध, अनुसंधान, आविष्कार के मामले में कहीं आगे है। वहां डिजिटल और रोबोट को अपनाए वर्षों हो गए हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि भारत के मुकाबले अमेरिका के निवेश अपने उत्पादक वस्तुओं को कम लागत, बेहतर गुणवत्ता प्रदान कर सकते हैं। भारत का बाजार तो आयात के मामले में लोचदार है, उसे अमेरिका से माल खरीदना ही पड़ेगा, मगर ऐसा ना हो कि अमेरिका को देखते ही देखते भारत की मंडियों पर कब्जा करने का मौका मिल जाए। भारतीय उत्पादक अधिक लागत एवं उत्पादन व्यवस्था के पिछड़ेपन के कारण मुकाबला से बाहर हो जाएं। ऐसी परिस्थिति में एक ही रास्ता रहा है जिसका सुझाव बहुत पहले प्रधानमंत्री ने दिया था, वोकल फॉर लोकल, यानी देश की अर्थव्यवस्था को हम आत्मनिर्भर बनाएं। अब नई स्थिति में सच्चाई के नए धरातल को स्वीकार करना होगा, यानी चीजें आप देखते हैं कि भारत में बनाओ और देश में ही बेचो। जानकार कहते हैं कि हमारी आर्थिक विकास दर सबसे तेज है, दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाले इस देश में विस्तृत घरेलू मंडियां हैं, इसलिए निवेशकों को भारत में ही काम करते रहने के मौके मिलेंगे। हमारे घरेलू बाजार को ऐसी स्थिति में नए तरीके से काम करना होगा। जब हम बाहर और विशेष रूप से अमेरिका के भारी भरकम शुल्क को अंततः सहन नहीं कर पाएंगे तो कंपनियां भारत में तैयार किए गए माल अपने यहाँ के विशाल बाजारों में बेचने पर गौर करेंगी। हमारे शेयरों का प्रदर्शन बेहतर होता जाएगा। मौजूदा शुल्क संग्राम के जल्द थमने की संभावना कम है, इसलिए विदेशी निवेशक भी अंततः भारत की ओर लौटने लगेंगे। सच्चाई है कि हमारे पड़ोसी चीन इस युद्ध का सबसे अधिक बोझ और दुष्परिणाम झेलेगा। भारत अगर चतुराई से इस संग्राम से बच निकलता है तो उसे देश में ही अपनी वस्तुओं की मंडियों को विस्तृत करने की चेष्टा करनी चाहिए। जिस घरेलू और कुटीर उद्योग को हमने पुरानी धारणा कहकर नकार दिया था उसे फिर से जिंदा किया जाए। एक योजना पहले बनी थी कि एक बड़े और विस्तृत देश में क्षेत्रीय उत्पादन को विशिष्ट बनाया जाए। इस तरह जब देश का हर हिस्सा अपने शीर्ष पर पहुंच जाएगा तो हम भारतीय वस्तुओं को खरीदते हुए न केवल गर्व महसूस करेंगे बल्कि अमेरिका और धनी देशों के कुठाराघात से भी बच निकलेंगे। ऐसे माहौल में जब बेरोजगारी सबसे बड़ा संकट बन गई है तो लघु और कुटीर उद्योगों की वापसी न केवल उन्हें रोजगार देगी बल्कि निम्न मध्यम वर्ग और मध्य वर्ग को भी नव उद्यम में कुछ स्थान ग्रहण करने देगी। इस दृष्टि से अगर पूरे घटनाक्रम पर विचार किया जाए तो निश्चित ही भारत इस शुल्क युद्ध की भयावह से बचकर अपने कदमों पर दृढ़ता से खड़ा हो सकता है। अब आप देखते हैं कि अमेरिका पर तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग कौन से नए रास्ते खोज सकते हैं जिससे हम लोगों पर प्रभाव ज्यादा ना पड़े, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए, वही बताया जा रहा है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं बताया करिए। नहीं सोचते हैं तो सोचना शुरू कर दीजिए, क्योंकि प्रीलिम्स आप देंगे, मुख्य परीक्षा आप लिखेंगे, समझ रहे हो। ईरान की राय तो ये आप देखिए, ईमान की राय, ईरान की नहीं ईमान की। ईमानदारी प्रदर्शन का विषय नहीं है और ना ही इसके एवज में कोई आकांक्षी रखनी चाहिए। यह नितांत स्वांत सुखाय और पर हिताय का विषय है। यह सच है कि आज जब भ्रष्टाचार का बोलबाला देखा जा रहा है, ऐसे में ईमानदारी के पथ पर चलने का संयम रखना किसी तपस्या से कम नहीं है। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि ईमानदारी की राह पर चलते हुए तो आत्मसंतुष्टि मिलती है। जो आत्मिक संतोष होता है वह भ्रष्टाचार से प्राप्त धन से कभी नहीं हो सकता है। ईमानदारी मन मस्तिष्क को शीतलता प्रदान करती है। यह शीतलता एक ईमानदार व्यक्ति के स्वभाव और व्यवहार में भी दिखता है। ईमानदारी को जीवन में आत्मसात करने के लिए जरूरी है कि इसके लिए मन को पूरी तरह तैयार किया जाए और यह किसी साधना से कम नहीं है। और संयम बरतने की बात करते हुए आमतौर पर इच्छाओं को दबाने या संयम रखने के लिए कहा जाता है। अक्सर किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कहते सुना जाता है कि उसके लिए बहुत मन मारने की जरूरत है। संयम बरतने को भी लोग मन मारना कहते हैं, लेकिन मन को मारना उचित नहीं है। इसका मतलब है कि मन को वश करने में सामर्थ्य नहीं है, इसलिए मन को वश में करने में असफल होने पर मन को मार दिया। यह किसी निरंकुश व्यक्ति को मुठभेड़ में मारने जैसा है। मारना किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है, समाधान है रास्ते पर लाना। मन को भी मारने की नहीं, नियंत्रित करने की जरूरत है। यह अचानक नहीं हो सकता है, पर अभ्यास करने से हो जाता है। एक ईमानदार व्यक्ति के लिए अपने मन पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। आसपास के लोग या दफ्तर के सहकर्मी
भ्रष्टाचार के पैसे से जब शान शौकत से रहेंगे, महंगे कपड़े पहनेंगे, उनके पास महंगी गाड़ियां होंगी, उनके बच्चे बड़े नाम वाले स्कूलों में पढ़ेंगे, तब इस चुनौतीपूर्ण स्थिति में मन को नियंत्रित करने की कठिन परीक्षा होगी। अगर आपका मन डोल गया, इसका मतलब है कि ईमानदारी को आपने पूरी तरह से आत्मसात नहीं किया। अभी मन को और तपाने की जरूरत है। मतलब ईमानदारी के पथ पर चलने के लिए मन को अभी और तैयार करने की आवश्यकता है। मन को नियंत्रित कर लेने के बाद ईमानदारी की राह आसान हो जाती है और फिर आदमी जीवन की चमक धमक से दूर हो जाता है। सादगी और सच्चाई ही जीवन का ध्येय बन जाता है, जीवन का अपना उसूल होता है। जब जीवन में सच्चाई, सादगी और उसूल हो तो इससे बेहतर जिंदगी और क्या हो सकती है। उसूलों के बिना जिंदगी दिशाहीन होती है। सादे जीवन में ही उच्च विचार फनपते आप देखते हैं कि हैं। ईमानदारी की राह पर चलते हुए मन को एकाग्र और संयमित करना भी जरूरी है। अपने आसपास के लोगों की जीवन शैली और उनकी तरक्की की तह में झांकने से मन भटक सकता है, इसलिए अपने साध्य को प्राप्त करने के लिए ही अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ईमानदारी को किसी तरह सांचे में नहीं ढाला जा सकता है और इसका कोई निश्चित रूप स्वरूप भी नहीं है। हर व्यक्ति के लिए ईमानदारी के अलग अलग मायने हैं। एक विद्यार्थी के लिए अध्ययन की उसका सबसे बड़ा धर्म है। अगर वह पूरे मनयोग से अध्ययन करता है और नकल किए बिना परीक्षा में उत्तीर्ण होता है तो उस विद्यार्थी को ईमानदार कहने में कोई संशय नहीं होना चाहिए। उसी तरह किसी दफ्तर के बाबू या अधिकारी, पुलिसकर्मी, चिकित्सक या किसी पद पर आसीन कोई भी व्यक्ति अपने दायित्वों का सही ढंग से निर्वहन कर रहा है तो वह भी ईमानदार कहा जाएगा। चाहे कोई किसान हो, सरहद पर तैनात जवान या फिर खेल के मैदान में अपने प्रदर्शन से देश को पदक दिलाने वाला खिलाड़ी हो, जो अपने दायित्वों को समझते हुए पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है, वह निश्चित तौर पर ईमानदार है। इसके ठीक विपरीत कोई कर्मचारी अपने कार्य में लापरवाही बरतता है, नियत समय पर कार्यालय नहीं आता या फिर निर्धारित समय से पहले कार्यालय से घर चला जाता है तो वह कतई ईमानदार नहीं कहा जा सकता है। तात्पर्य यह है कि ईमानदारी का संबंध सिर्फ पैसे के लेन देन या रिश्वतखोरी से नहीं, बल्कि व्यक्ति को कार्यालय से लेकर घर और अपने पारिवारिक संबंधों में भी ईमानदार रहने की जरूरत है। जीवन के हर रंग में ईमानदारी की दरकार होती है। इसके बिना जीवन बनावटी और काले लोहे पर दिखावे के लिए चढ़ी सुनहरी चमकदार परत की तरह हो जाता है और जिसका रंग कभी भी उतर सकता है और सच्चाई सामने आ सकती है। ईमानदारी की राह पर चलने का एक अचूक नुस्खा है कि अपने मन को नियंत्रित कर उतना ही व्यय करें जितनी आय हो। ऐसा कर पाने पर ईमानदारी की राह आसान हो जाती है। लेकिन अमीर बनने और दिखावे की स्पर्धा में कुछ लोग ठीक उसके विपरीत चलते हैं। वे पहले अपने चंचल और अनियंत्रित मन को तृप्त करने के लिए कर्ज लेकर ऐसो आराम के सारे संसाधन जुटा कर लेते हैं, फिर कर्ज को चुकाने के लिए हाथ पैर मारते हैं। ऐसे में दबाव में आकर वह अनुचित रास्ता भी अपना लेते हैं। अक्सर देखा जाता है कि इस स्थिति में लोग धन के लिए आपराधिक और अनैतिक धंधा शुरू कर देते हैं, जो भविष्य में उनकी बर्बादी का कारण बन जाता है। ईमानदारी जीवन शैली भी है और इस जीवन शैली को अपनाकर लोग आनंदपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकते हैं और अपने परिवार, समाज और देश के लिए मिसाल बन सकते हैं। बताइए आप लोगों का क्या वो है? मैं तो यही मानता हूं कि जो है वही पर्याप्त है। अगर यही रहे आपका विचार तो मुझे लगता है कि खुश भी है। और सबसे बड़ी बात है, देखिए, संतुष्टि होना चाहिए भैया। मेहनत करते रहिए, मेहनत में कोई कमी मत लाइए, लेकिन मैं कहता हूं कि सपनों को ओझल भी मत होने दीजिए। बाकी ईमानदारी से चलिए, सब कुछ मिल जाएगा। और मैं तो इतना मानता हूं भाई कि ईमानदारी इतना देती है, आपकी मेहनत इतना देती है कि आप संभाल नहीं पाएंगे। समझ रहे? बस आपको ईमानदारी से मेहनत करनी है, अपने काम के प्रति ईमानदार रहना है। निर्णय की घड़ी, पुलवामा हमले की 1 हफ्ते से अधिक समय गुजर चुका है। एक पहलगांव हमले की बात हो रही, पुलवामा नहीं, पहलगांव। ये जम्मू कश्मीर में पहलगांव है ना। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है पाकिस्तान से। 1947 तक हमारा हिस्सा था। यहाँ जो अटैक हुआ था, इसे लेकर लोगों का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ। हालांकि आतंकवाद और उसे पोषने वाले पाकिस्तान पर नकेल कसने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। घाटी में सुरक्षा इंतजाम बढ़ा दिए गए, सुरक्षा बलों को जवाबी कार्रवाई की खुली छूट दे दी गई। जम्मू कश्मीर सरकार भी सुरक्षा को लेकर सतर्क है। उसने 50 पर्यटन स्थलों को बंद कर दिया है और ऐसे स्थलों की पहचान की जा रही है जहां सैलानियों के लिए खतरा हो सकता है, मगर फिर भी जन दबाव बना हुआ है। पाकिस्तान के खिलाफ कोई सख्त निर्णय करने का वक्त है, मगर सरकार कोई भी कदम हड़बड़ी या उत्तेजना में नहीं उठाना चाहती। सुरक्षा एजेंसियां, सेना प्रमुखों और रणनीतिकारों के साथ लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति की बैठकें हो चुकी हैं। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद का पुनर्गठित कर दिया। इसलिए पाकिस्तान को आशंका है कि भारत उस पर कभी भी हमला कर सकता है, मगर भारत सरकार इसे लेकर सावधानी बरत रही है, तो उसकी वजह भी समझी जा सकती है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। उसे कड़ा सबक सिखाया ही जाना चाहिए, मगर इसका तरीका क्या हो, यह जटिल विषय है।
यूं तो युद्ध किसी भी मसले का हल नहीं हो सकता है, पर पाकिस्तान के मामले में इसे लेकर अधिक गंभीरता से विचार करने की जरूरत पड़ती है। असल मुद्दा आतंकवाद को समाप्त करना है, वह युद्ध के बाद समाप्त हो जाएगा इसका दावा नहीं किया जा सकता है। फिर भारत हमेशा से युद्ध का विरोध और शांति का समर्थन करता रहा है। अगर वह पाकिस्तान के खिलाफ इसकी पहल करता है तो उस पर सवाल उठेंगे। इसलिए सरकार तमाम पहलुओं पर ठंडे दिमाग से विचार कर रही है। एक शांतिप्रिय राष्ट्र से ऐसे ही व्यवहार की उम्मीद की जाती है, मगर इसका यह अर्थ कतई नहीं है कि पहलगांव हमले को लेकर भारत सरकार किसी तरह के ढुलमुल रवैये अख्तियार कर रही है। पाकिस्तान से निपटने की रणनीति बनाते समय इस हकीकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि वहां सेना और सियासी हुकूमत समांतर सत्ता है और वहां की सेना ने सियासी हुकूमत से ऊपर अपनी सत्ता कायम कर रखी है। वहीं आतंकवाद को पोसती और भारत के खिलाफ एक हथियार के रूप में उसका इस्तेमाल करती है, जबकि पाकिस्तान की माली हालत इस वक्त बहुत बुरी है। आवाम 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रही है, मगर पाकिस्तानी सेना को उससे कोई मतलब नहीं है। उसका मकसद केवल अपनी सत्ता कायम रखना है। छिपी बात नहीं कि भारत के खिलाफ आतंकवादी हमले करने वाले संगठनों के सरगना वहां सेना के संरक्षण में पनाह पाए हुए हैं। ऐसे में भारत को कोई भी कदम उठाने से पहले इस पहलू पर भी विचार करना पड़ता है कि चोट ऐसी जगह पड़े जिससे वहां की सेना और खुफिया एजेंसी को ज्यादा नुकसान हो। इसी से आतंकवाद पर भी चोट पड़ेगी। पहलगांव हमले के बाद घाटी के लोगों में भी गम और गुस्सा है। दुनिया के बहुत सारे देश पाकिस्तान की निंदा कर चुके हैं। इस तरह भारत के लिए आतंकवाद पर रणनीतिक रूप से चोट करने का अनुकूल वातावरण है। अब देखिए सुलगते सवाल, मध्य कोलकाता स्थित एक होटल में लगी आग और जान माल के नुकसान से फिर यह जाहिर हुआ कि अग्नि सुरक्षा के उपायों को लेकर लापरवाही का आलम बना हुआ है। आग की लपटों में संवेदना भी दम तोड़ रही है। यह कोलकाता नगर निगम की विफलता ही मानी जाएगी कि थोक बाजार के भीड़भाड़ वाले इलाके में होटल चलाने की अनुमति दी गई। यह तस्वीर पूरे देश में दिखती है। ज्यादातर थोक मंडियों और बाजारों के आसपास नियम कायदे पर ताक पर रखकर होटल खोलने की मंजूरी दे दी जाती है। बड़ा बाजार में जिस होटल में आग लगी वहां 88 अतिथि ठहरे हुए थे। अगर दमकल कर्मियों ने सूझबूझ ना दिखाई होती तो ज्यादा लोगों की मौत हो गई होती। फिर भी उसमें 14 लोगों की मौत हो गई है। इसकी जवाबदेही आखिर किसकी है? आज जब आग लगते ही लोगों को सतर्क करने और आग बुझाने की अत्याधुनिक तकनीकें उपलब्ध हैं, तो इन साधनों के बिना होटल का लाइसेंस कैसे मिल जाता है? हादसे के बाद जांच का आदेश समस्या का कोई हल नहीं है और चिंता इस बात की है कि ऐसी घटनाओं से कभी सबक नहीं लिया जाता है। बड़ा बाजार भीड़भाड़ वाला सघन इलाका है। वहां अनियोजित और अवैध निर्माणों की वजह से समस्या और बढ़ गई है। जिस होटल में आग लगी वहां फलों की मंडियां लगती हैं। हैरानी की है कि ऐसी भीड़भाड़ वाले इलाकों में अग्निशमन के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए। होटल की भीषण आग पर काबू पाने में जो मुश्किलें पेश आई, उससे जाहिर है कि वहां अग्नि सुरक्षा के मूलभूत इंतजाम नहीं थे और गर्मी के मौसम के मद्देनजर आग बुझाने के व्यवहारिक उपाय किए गए होते तो होटल भट्टी में तब्दील नहीं होते। पहले भी इस इलाके में आग लगने की कई घटनाएं हो चुकी हैं, मगर हैरत की बात है कि चाहे स्टीफन कोर्ट अग्निकांड हो या फिर AMRI अस्पताल में लगी आग हो, उसने कोई सबक नहीं लिया गया और जिनमें कई लोगों की मौत हो गई थी। कोलकाता के बीचों बीच हुई इस घटना पर सवाल उठ रहे हैं, तो इसका जवाब सरकार को देना होगा। इससे बचा नहीं जा सकता। और हमारे देश में आप देखिए, जब तक कोई बड़ी घटना ना हो जाए हम लोग जागते ही नहीं है, फिर हम लोग हाहाकार करने लगते हैं। ये पश्चिम बंगाल की बात हो रही। कोलकाता इसकी राजधानी, इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। ममता बनर्जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिल जाएंगी और कौन CV आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल आपको देखने को मिल जाएंगे। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? विधानसभा में 294 सीटें हैं। कितनी है? 294 सीटें हैं। राज्यसभा में 16 सीटें हैं। लोकसभा में 42 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।